हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम 2024। दोस्तों आज जो कि 9 दिसंबर है और आज के सेकेंड शिफ्टों का दोस्त एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और अगले शिफ्ट वाले मेरे दोस्त जिनका भी एग्ज़ाम है उनको इस वीडियो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आज के फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट इन दोनों को शिफ्टों को मिलाकर आप सभी के लिए आधारित प्रश्न जो कि आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा। तो दोस्तों आइए देखते, टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्या क्या क्वेश्चन आपके आने वाले शिफ्टों के लिए इम्पॉर्टेंट बनेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो बदरुद्दीन तैयब जी। दोस्तों यकीन मानना, आपके राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जैसे बदरुद्दीन तैयब अगर पूछे 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष के रूप में बना था। अच्छा दोस्तों, और जैसे जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे कि WC बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बना। ये भी क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो WC बनर्जी है। अच्छा, ये होता है कि 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना तो किस स्थान पे बना था? तो बम्बई में। लोग आंसर कलकत्ता मार के आता, तो इसको आप याद करके रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। वहीं दादा भाई नौरोजी जो कि 1886 की बात करूं दोस्तों, तो भारतीय राष्ट्रीय जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे और वे कलकत्ता से सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित किया गया था, है ना दोस्तों। तो आपको याद रखना कि दादा भाई नौरोजी जो कि दूसरे अध्यक्ष थे और दूसरा अध्यक्ष तो कलकत्ता से सुरेंद्र नाथ द्वारा स्थापित किया गया था जो कि 1886 में बना था। वहीं दोस्तों 1888 की मैं बात करूं तो जॉर्ज यानी कि यूले या जूल जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनने से पहले विदेशी थे और उन्होंने कलकत्ता के शेरिफ और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। तो दोस्तों देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है? तो आर्टिकल 61। दोस्तों आपके पहले शिफ्टों में भी आर्टिकल से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा। जैसे कि आर्टिकल 21 में क्या कहा गया, आर्टिकल 22 में क्या कहा गया, आर्टिकल 23 में क्या कहा जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, जो कि आर्टिकल 21 जो कि आपके पहले शिफ्टों में पूछा गया था। वहीं दोस्तों आपके लिए मैंने लाया हूँ कि राष्ट्रपति पे महाभियोग किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? आर्टिकल 61। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रपति का जो महाभियोग है ना, हमारे भारत के संविधान में किस देश के संविधान से लाया गया? तो USA के संविधान से लाया गया था। तो ये भी आप याद करके रखिएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं आर्टिकल 52 के तहत, तो भारत के राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए जो कि हमारे आर्टिकल 52 में कहा गया है। वहीं अगर आर्टिकल 74 की मैं बात करूं तो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान हमारे आर्टिकल 74 के अंतर्गत किया गया है। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों आर्टिकल 78 के तहत, तो राष्ट्रपति को जानकारी प्रदान करने के संदर्भ में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी आदि या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होगा आर्टिकल 78 के तहत। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है आर्टिकल संबंधित और जितने भी फेस्टिवल है, जितने भी लोक नृत्य है, जितने भी वर्तमान में अभी किस पद पे कौन कौन है आने की विराजमान है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। आपको पढ़ के जाइएगा आने वाले शिफ्टों के लिए मेरे दोस्त। अगला दोस्त कि निम्नलिखित में से किसने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं कि अगर पूछे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। अगर बात करूँ 1938 में हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में अध्यक्ष के रूप में किया था कौन? सुभाष चंद्र बोस। अगर पूछे हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कब भाग लिया था? तो 1938 में। और वहीं त्रिपुरी अधिवेशन की मैं बात करूं तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस में अध्यक्षता के रूप में भाग लिया था। लेकिन अगर मैं बात करूं गांधी जी के साथ मतभेद के कारण उन्होंने त्रिपुरा जो अधिवेशन हुआ था ना, वहां से इस्तीफा दे दिया था, जो कि त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में हुआ था। तो दोस्तों और इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि उन्होंने कलकत्ता में फॉरवर्ड ब्लॉक जो कि 1939 में स्थापना किया था। आपको ये याद रखना कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था। 1943 में सिंगापुर में भारतीय सेना आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली और वहाँ एक भारतीय अंतिम सरकार की स्थापना भी किया था।
अगला पॉइंट बनता है, उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता संबोधन किया था। उन्होंने प्रसिद्ध एक नारे दिया था, दिल्ली चलो, और जय हिंद दिया था, और द इंडियन उनकी आत्मकथा है, जो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा कि सुभाष चंद्र बोस का द इंडियन उनकी आत्मकथा है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन बन सकता है दोस्त, करीब आप पढ़ के जाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी टॉपिक है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोस्तों, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसैनिक यानी के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास जो कि बंगो सागर 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है, जो कि विशाखापट्टनम में। दोस्तों, यकीन मानना अभी भारत और बांग्लादेश के बीच में थोड़ा मतभेद के लेकर जो कि हिंदू समाज के प्रति चल रहा है, तो इसके लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि बंगो सागर जो 23 है ना, सो कहाँ आयोजित किया जा रहा है, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच नौसेना के एक बीच द्विपक्षीय अभ्यास है। तो आंसर आ जाएगा विशाखापट्टनम। अच्छा मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी, तो डायना एडोल्जी जो कि भारतीय क्रिकेटर बन गई है। डायना एडोल्जी जो कि आईसीसी में हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। अच्छा दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन की झोपड़ा को शुरू करवाया था, लेकिन बात रहे इसको पूर्ण किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश में। ये भी याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश के संस्थापक था। और अगर पूछे कि गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल, तो 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया। वहीं मैं बात करूं कुतुबुद्दीन ऐबक की, उसकी उदारता के कारण लाख बख्श और पील बख्श, ये 2 नाम जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। और बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि लाख बख्श पील बख्श किसे कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। उसने कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसके बाद इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ये भी आपको याद रखना कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो निर्माण है ना, इल्तुतमिश जो कि इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। वहीं मैं बात करूं तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी उन्हीं के द्वारा शुरू करवाया गया था। ये भी आपको याद रखना है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने शुरुआत किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। राजस्थान के अजमेर शहर में प्रसिद्ध 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनाया गया। ये भी याद रखना कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, तो राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित है। 1210 में चौगन खेलते समय वह घोड़े से गिर गया और मर गया। उसका मकबरा लाहौर के अनारकली बाजार में स्थित है। दोस्तों, 1210 में जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो गया था, जो कि किससे हो गया, तो चौगन खेलते समय हुआ था, और जो कि घोड़ा से गिर गया था। और उनका अगर पूछे मकबरा कहाँ बनाया गया, तो लाहौर के अनारकली में बनाया गया था। अगला दोस्तों क्वेश्चन कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था को अपनाया, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, यकीन मानना पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी, चौथी, उन सभी का कार्यकाल और उन सब जितने भी पंचवर्षीय योजना हुआ था वो किस मॉडल पे आधारित है, आपको याद रखना है। जैसे कि अगर पूछे कि पहला पंचवर्षीय योजना तो हैरड डबल मॉडल पर आधारित पर, दूसरा महालोबिस, तो इसी तरह से अगर पूछे दूसरे पंचवर्षीय योजना, जैसे कि पहले 1951 से 56 आ जाएगा, 56 से 61 आ जाएगा, 61 से 66 आ जाएगा, है ना। तो आपको याद रखना है, भारतीय संविधान के तहत जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की संरक्षण किया जाता है। आर्टिकल 21A के तहत जो कि जीवन और व्यक्तित्व यानी कि स्वतंत्रता का संरक्षण किया जाता है। दोस्तों, आर्टिकल 19 में जो कि 6 प्रकार जो कि प्रावधान दिया गया, ए में बोलने का अधिकार है, तो उसी प्रकार से 21 में बोल रहा है कि व्यक्तिगत यानी कि जीवन का स्वतंत्रता और संरक्षण के बारे में कहा गया। तो मैंने कहा ना, जितने भी आर्टिकल 18 पूछे तो उपाधियों का अंत है, 17 पूछे तो अस्पृश्यता का अंत है, आर्टिकल 14 पूछे तो समान कानून का अधिकार दिया गया है। तो ये आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज जो किस संबंध है, तो प्रार्थना समाज एक हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया था और एक आंदोलन था, और यह आंदोलन भारतीय नव जागरण के कारण से हुआ था। दोस्तों, आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामकिशन मिशन ने स्वामी विवेकानंद ने जो कि 1 मई 1897 को यानी कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकिशन मिशन की स्थापना किया गया था। वहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले जो कि 1905 के द्वारा यानी कि इस सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था। वहीं बात करें ब्रह्म समाज की, तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में कलकत्ता में
ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। वहीं धर्म समाज की बात करें तो राधा कामदेव ने 1829 में कलकत्ता में जो कि धर्म समाज की स्थापना किया गया था। आर्य समाज की मैं बात करूं तो 1875 में दयानंद सरस्वती ने जो कि बम्बई में किया था। आपको याद रखना, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा ये जितने मैंने 6 आपको एक क्वेश्चन, और ये 6 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। कोई भी एग्जाम जाके दीजिए दोस्त, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, तो कुशीनगर। दोस्तों गौतम बुद्ध और यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म आपके लिए जो कि मुख्य क्वेश्चन बहुत बार कभी कभी पूछ देता है ना, तो बुद्ध ने अगर पूछे महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किए थे तो कुशीनगर में। वहीं बात करें कि गौतम बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर यानी कि ज्ञान प्राप्त किया था। ये भी याद रखना है कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो बोध गया में, वहाँ तो निरंजना नदी के तट के किनारे। अच्छा, और भी क्या आपकी जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि इसके बाद गौतम बुद्ध और तथागत जिसने सत्य को प्राप्त किया, और ये नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि तथागत किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। और वहीं पूछे तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिया था। और धर्म चक्र परिवर्तन या धर्म के पहिए का घूमना कहा जाता है। नेपाल में लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थल हुआ था। ये भी याद रखना कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और बुद्ध ने जो कि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था और उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि उदासीन का जो पीएच मान होता है ना, सो कितना होता है, तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। दोस्तों जैसे कि 7 होता है ना, अगर 7 से कम होता है तो आपको क्या रखता है, तो अम्लीय रखता है, और 7 से अधिक होता है तो क्या रखता है, क्षारीय होता है ना। तो ये आपको याद रखना। और इससे रिलेट में अगर बात करूँ तो जैसे कि पीएच मान, जैसे कि नींबू का जैसे कि कितना होता है, तो ये आंसू का पीएच मान कितना होता है, ये आपको याद रखना, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि साइंस से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा पौधा मादा प्रजनन यंग में भागों का सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और पुष्पासन, जो कि पौधे में मादा प्रजनन अंग के भागों का सही क्रम है। कभी कभी आपके एग्जाम में देखो दोस्तों जिससे कि क्रम वाला क्वेश्चन पूछ जाता है, या फिर उसको सेट कीजिए कि 1 2 नंबर 3 नंबर, तो इस तरीके से आपके एग्जाम में ये से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तिकाग्र और वर्तिका, अंडाशय और पुरासन, जो कि पौधे में मादा प्रजनन का एक अंग भाग है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद प्रयागराज का नेता कौन था, तो मौलवी लियाकत अली। मैंने कहा था ना कि 1857 की क्रांति से संबंधित किस किस स्थान में कौन कौन से नेता के रूप में अपना कार्यभार संभाला, तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहीं की बात करूँ तो इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली जो कि 1857 में क्रांतिकारी के रूप में संभाला था। अच्छा, वहीं 1857 के विद्रोह से जुड़े सभी नेताओं की अगर सूची में बात करूं तो दिल्ली से जो कि बहादुर शाह द्वितीय और जनरल बख्त खां, अगर लखनऊ से बात करूं तो बेगम हजरत महल और बिरजिस कादी, कानपुर से नाना साहिब और राव साहब, ठीक है। अगर मैं बात करूँ झांसी से तो रानी लक्ष्मीबाई, और रानी लक्ष्मीबाई की अगर हत्या पूछे तो हीरोज ने किया था। बिहार से कुंवर सिंह और अमर सिंह, राजस्थान से जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह। दोस्तों आप ये इतना यकीन मानिए, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बिहार, राजस्थान, ये इतना नाम, 6 राज्यों का नाम आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और इन्हीं से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप फिक्र मत कीजिएगा, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आने वाले शिफ्टों के लिए मैंने कुछ संभावित प्रश्न आपके आज के पहले शिफ्टों दूसरे शिफ्टों के आधार पर बनाए हैं ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सभी दोस्तों को।